हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेकर। बेटा 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या किया गया बेटा? डिस्कवर किया गया था। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो डिस्कवरी है वो 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा की गई। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि जो भी आपकी लाइट होती है या रेडिएंट एनर्जी होती है बेटा, जो भी आपकी लाइट या फिर आपने क्या बोला बेटा, रेडिएंट एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, वो रेडिएशंस किसी भी स्पेस के अंदर जब आगे बढ़ती है, प्रोपेगेट करती है, तो वो आगे एक वेव के रूप में प्रोपेगेट होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी लाइट होती है या आपकी कोई भी रेडिएशन एनर्जी होती है, वो रेडिएशन एनर्जी जब किसी भी स्पेस के अंदर आगे चलती है, आगे प्रोपेगेट होती है, तो उसका प्रोपेगेटिंग किसके रूप में होता है बेटा? एक वेव के रूप में होता है। और फिर उसने ऑब्जर्व किया बेटा कि जो वेव आगे बढ़ रही है बेटा, उस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बेटा? एसोसिएट है। और उसने उस वेव को किसका नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, जेम्स क्लार्क ने बोला कि जो भी आपकी लाइट या आपकी कोई भी रेडिएंट एनर्जी रेडिएशन जब किसी भी स्पेस में आगे प्रोपेगेट होती है, तो उसका प्रोपेगेशन किसके रूप में होता है बेटा? एक तरंगों के रूप में होता है, कि वेव के रूप में उसका क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है। और उस वेव के साथ आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एसोसिएट होता है। इसलिए उसने उस वेव का नाम क्या रखा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे भी नाम के अंदर ही सब कुछ क्लियर है बेटा कि यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं आपके। एक तो आ रहा बेटा आपका इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया बेटा आपका? मैग्नेटिक फील्ड। और रेडिएशंस क्या होगी बेटा? आपकी वेव। रेडिएशंस किसके रूप में आगे बढ़ रही है बेटा? वेव के रूप में आगे बढ़ रही है। तो उसने बोला बेटा कि एक ऐसी वेव जिस वेव के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो बेटा? एसोसिएट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा? तो उसने बोला बेटा द रेडिएशन which have electric and magnetic field associated with each other। उसने बोला बेटा ए रेडिएशन, एक ऐसी रेडिएशन इन विच, जिसके अंदर या द विच है, जो अपने पास रखती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद ईच अदर। एक ऐसी वेव जिस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ क्या पाए जाए बेटा? एसोसिएट पाए जाए। उस वेव को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन क्लियर हो बेटा? एक ऐसी रेडिएशन जिस रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वो कौन सी रेडिएशन कहलाएगी बेटा? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या हम इनको क्या बोल सकते हैं बेटा? इनको हम सिंपल बोलना चाहे तो हम इनको बोल सकते हैं ईएम वेव। क्या बोल सकते हैं बेटा इसे हम? ईएम वेव। ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मैग्नेटिक। और वेव जो आपकी रेडिएशन वो किसके रूप में आगे बढ़ रही है बेटा? एक वेव, एक तरंग के रूप में आगे बढ़ रही है बेटा। इसलिए हम इसको ईएम वेव के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कंबाइन करके भी बोलते हैं कई बार ईएम वेव। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम बात करें इनके प्रोपेगेशन की बेटा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होते हैं, तो उसने बोला बेटा कि मान लो ये आपके पास कोई भी, ये मान लो आपके पास कोई भी एक एक्सिस होगी बेटा। मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। ये कौन सी एक्सिस होगी बेटा? मान लो आपकी एक्स एक्सिस होगी बेटा। और ये मान लो आपकी कौन सी होगी बेटा? ये मान लो आपकी वाई एक्सिस होगी बेटा। एक आपकी एक्स एक्सिस होगी बेटा, एक आपकी कौन सी एक्सिस होगी?
y एक्सिस होगी, ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, कोई भी वेव प्रोपेगेट होगी, मान लो ये आपका सोर्स है वेव का, यहाँ से कोई भी वेव क्या होगी बेटा, प्रोपेगेट हो रही है। जब यहाँ से कोई वेव प्रोपेगेट होगी तो उस वेव के साथ कितने फील्ड एसोसिएट होंगे, दो फील्ड एसोसिएट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा और एक कौन सा होगा बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। जब यहाँ से आपकी वेव एलिमिनेट आउट होगी, यहाँ से जब आपकी वेव इमिट होगी, रिलीज होगी, निकलेगी बेटा, तो वो वेव क्या करती है, कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है बेटा। वो वेव कुछ इस प्रकार से क्या करती है, वो वेव अपनी प्रोपेगेट डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ती है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन बेटा, ये आपकी है बेटा प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन। प्रोपेगेट का मतलब आगे की तरफ बढ़ना बेटा, ये आपकी प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन है। ये मान लो आपका कौन सा फील्ड हो गया, ये मान लो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मैग्नेटिक भी मान सकते हो, तो चेक करने पर पता लगता है ये कौन सा फील्ड इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये मान लिया हमने ये अपना कौन सा फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके साथ साथ एक फील्ड और भी पाया जाएगा बेटा, जो कौन सा होगा आपका, बिल्कुल कौन सा फील्ड होगा बेटा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा, इसके बिल्कुल एसोसिएट पाया जाएगा, इसके साथ मिलता हुआ चलता हुआ हमें यहाँ से नजर आएगा बेटा। मान लो ये आपका फील्ड हो गया कौन सा बेटा, ये मान लो आपका हो गया, ये आपका सेकंड फील्ड आ गया बेटा, जो इसके साथ एसोसिएट होता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इसका नाम हमने मान लो रख दिया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा फील्ड रख दिया बेटा हमने यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो वेव है, इस वेव के अंदर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इनके दो अलग अलग फील्ड नहीं नजर आएंगे बेटा, हमें पहले एक वेव नजर आएगी, जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तब हमें पता लगेगा कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है, जिसके कारण हम बोल देंगे कि इस वेव के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इस वेव के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। कैसे पता लगेगा, मान लो सपोज करो इस प्रकार से आपकी वेव आगे बढ़ती है, मान लो सपोज करो कि आपकी कोई भी वेव आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से आपकी वेव क्या होती है बेटा, आगे बढ़ती है। अब आपका वेव थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेव कैसे आगे बढ़ती है बेटा। आप एक काम करना, किसी तालाब के अंदर जिसके अंदर पानी क्या बेटा खड़ा हुआ है, तालाब के अंदर पानी फ्लो नहीं होना चाहिए, पानी रेस्ट पोजीशन के अंदर होना चाहिए बेटा, उस तालाब के अंदर आप क्या करो, एक स्टोन डाल दो बेटा, एक पत्थर फेंक दो उस तालाब के अंदर। तो जैसे आप पत्थर पानी के अंदर फेंकते हो तो पानी के अंदर क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट होता है, और जो पानी होता है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है बेटा, इस प्रकार से क्या करता है, पानी लगातार आगे बढ़ता है। तो जो पानी इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है बेटा, तो वही आपकी क्या बेटा, वेव प्रोड्यूस हुई बेटा, उस पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई बेटा, वेव प्रोड्यूस हुआ। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि यहाँ पर वेव तो प्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अब हमें क्या कंफर्म करना है, क्या इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, क्योंकि हम सभी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोल सकते बेटा, केवल उन्हीं वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो जैसे यहाँ से आपकी वेव प्रोड्यूस होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, इस वेव के ऊपर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। मान लो ये आपका हो गया बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बेटा आपका कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। आपकी वेव के ऊपर मैंने टर्मिनल लगा दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मान लो एक तो हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पर मैंने कौन सी प्लेट लगा दी बेटा, नेगेटिव प्लेट। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते इसको क्या करेगा बेटा, अपोज करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वेव का थोड़ा बहुत क्या होगा बेटा, डेविएशन होगा, जिसके कारण हम पता लगा लेंगे हाँ इस वेव के अंदर कौन सा फील्ड प्रेजेंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका कौन सा पोल हो गया, मान लो साउथ पोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका डेविएशन हुआ है तो वही डेविएशन आपका किसके अंदर होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएशन होता है तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी बेटा, इस वेव के अंदर आपके दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। इस वेव को हमने देखा बेटा इसके अंदर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक भी, इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पर आपको दो फील्ड नजर आ रहे होंगे बेटा, एक फील्ड ये रहा, एक ये रहा बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक कौन सा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक ऐसी वेव जिस वेव के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है वो कौन सी वेव कहलाती है बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है बेटा। आज हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी क्या कुछ खासियत होती है बेटा। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको साफ नजर आ रही होगी बेटा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर
आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कि जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर तो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, उसके साथ साथ वो जिस डायरेक्शन में आपकी वेव आगे बढ़ रही है उस डायरेक्शन के भी क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। उसके साथ साथ ये दोनों फील्ड किस पर परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव आगे बढ़ रही है। मान लो ये आपकी प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी के परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं बेटा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर तो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, उसके साथ साथ जिस डायरेक्शन में आपकी वेव आगे बढ़ रही है बेटा, उस डायरेक्शन के भी क्या होते हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि इस डायरेक्शन में वो क्या होगा बेटा, आगे बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन के ऊपर ये दोनों फील्ड क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं इनकी स्पीड की, कि जो आपकी ईएम वेव है उनकी स्पीड क्या है बेटा। तो दे आर ट्रेवल इन ए स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। बेटा जो आपकी ईएम रेडिएशन है, ये ईएम रेडिएशन जब किसी स्पेस में से पास आउट होती है तो इनकी स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है बेटा। किसके बराबर होती है इनकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। सबको पता है बेटा लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी लाइट होती है उस लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा इसी स्पीड से ही आपकी जो ईएम वेव है वो आगे की तरफ प्रोपेगेट होती है बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा कि इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड किसके बराबर होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है बेटा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसकी कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे हम बोलते हैं, आवाज करते हैं बेटा, तो अपनी जो आवाज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेती है, किसी न किसी मीडियम का सहारा लेती है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो हवा के द्वारा वो आवाज क्या बेटा किसी दूसरे पर्सन तक जा रही है। अगर हवा ही ना हो तो वो आवाज पास आउट नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं बेटा वैक्यूम। जब ये जहां पर हवा तक प्रेजेंट नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होते हैं। दूसरा इनकी जो स्पीड है वो लाइट के बराबर होती है बेटा। और तीसरा पॉइंट है बेटा दे प्रोपेगेट इन दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। इनको प्रोपेगेट होने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती बेटा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा आपकी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी बेटा, 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा की गई थी बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर कुछ टर्म्स आते हैं बेटा, और वो टर्म्स याद होने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं टर्म्स के आधार पर हम आगे चलकर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। देखिएगा, मान लो हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका क्या होगा बेटा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या बेटा, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और यहाँ से आपकी वेव क्या कर रही है बेटा, आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। ये वेव क्या कर रही है बेटा, आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। तो इसके अंदर पहली डेफिनेशन आती है बेटा, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है जिसका नाम बेटा क्रस्ट, और एक आती है बेटा आपकी ट्रफ। तो पहले हम बात करते हैं क्रस्ट क्या होती है बेटा। बेटा डेफिनेशन क्लियर होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है आपके लिए, तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बेटा। क्रस्ट क्या होता है बेटा, बेटा ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आगे हम बात करते हैं बेटा तो
ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है बेटा। तो जो वेव का अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है बेटा? वेव का क्रस्ट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है बेटा? वो वेव का क्रस्ट कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव in upward direction। वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस साइड में बेटा? ऊपर की साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कहलाता है बेटा? वो उसका क्रस्ट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? वो उसका क्रस्ट कहलाता है बेटा। तो क्रस्ट क्या होता है बेटा आपका? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन अपवर्ड डायरेक्शन। किसी भी वेव का अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट बोलते हैं। इनकी वेव कितनी ऊपर मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम ऊंचाई पर वेव गई बेटा, उसका क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। सेकंड होता है बेटा ट्रफ। सेकंड आता है बेटा आपका ट्रफ। ट्रफ क्या होता है बेटा? ट्रफ होता है बेटा आपका मैक्सिमम डेप्थ, नीचे की डायरेक्शन में कितनी वेव आई है बेटा। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी भी वेव का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका ट्रफ कहलाएगा बेटा। दोनों डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हम बोल सकते हैं कि आपकी जो वेव है वो वेव जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के लिए वो किस किस को बनाते हैं बेटा? क्रस्ट को और ट्रफ को बनाते हैं बेटा। जब वेव आपकी आगे बढ़ेगी तो वो वेव आगे बढ़ते बढ़ते किसको बनाती हुई चलेगी बेटा? क्रस्ट और ट्रफ को बनाते हुए चलेगी। जैसे आप तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंकना बेटा, तो उसके पानी का डिस्प्लेसमेंट देखना, उसके पानी का डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा बेटा कि पानी पहले अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, लगातार इस प्रकार से पानी क्या करता है बेटा? आगे बढ़ता है। तो जो अपवर्ड है उसका नाम क्या रख दिया बेटा हमने? क्रस्ट। जो डाउनवर्ड है उसका नाम क्या रख दिया बेटा हमने? ट्रफ। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रफ, ये आपका क्रस्ट और ट्रफ हो गए बेटा। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं बेटा? शो। क्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में शो करता है और ट्रफ क्या करता है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको शो करता है बेटा। सेकंड हम बात करते हैं बेटा वेवलेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बेटा? बेटा ये आपका पहला क्रस्ट है, ये आपका दूसरा क्रस्ट है, ये आपका तीसरा क्रस्ट है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपकी फर्स्ट ट्रफ है, ये आपकी सेकंड ट्रफ है, और इसी प्रकार से जब ये आगे बढ़ेगी तो ये आपकी कौन सी बन जाएगी बेटा? थर्ड ट्रफ बन जाएगी बेटा। तो उसने बोला है बेटा कि फर्स्ट क्रस्ट से सेकंड क्रस्ट के बीच की जो दूरी है बेटा वो आपकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। ये आप ट्रफ में बोलना चाहो तो फर्स्ट ट्रफ से सेकंड ट्रफ के बीच की दूरी, यानी कि कॉन्जुगेटिव लेनी बेटा। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, लगातार दो क्रस्ट या लगातार दो ट्रफ के बीच की दूरी, लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी या लगातार दो ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी वेवलेंथ कहलाएगी बेटा। तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा? वेवलेंथ होती है बेटा द डिस्टेंस between two consecutive crust और ट्रफ। दो लगातार क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? आपकी वेवलेंथ कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है बेटा? वो आपकी वेवलेंथ कहलाती है। लगातार दो क्रस्ट या लगातार दो ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। The conjugative distance between two crust and trough, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी, लगातार क्रस्ट और लगातार ट्रफ के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी वेवलेंथ कहलाएगी बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। बेटा इसको ग्रीक लेटर से लिखते हैं और उस ग्रीक लेटर का नाम क्या है बेटा? लैम्डा। उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा ये होती है बेटा आपके लैम्डा की रिप्रेजेंटेशन ये बेटा। ये बेटा आपका क्या
लैम्बडा। लैम्बडा रिप्रेजेंट द वेवलेंथ। क्या होती है बेटा वेवलेंथ? दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। किसके द्वारा लिखी जाती है? ग्रीक लेटर लैम्बडा के द्वारा लिखी जाती है बेटा। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लो हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा, ये पॉइंट, और हम देखते हैं बेटा कि इस पॉइंट के अंदर से कितनी वेव पास हुई है बेटा। इस पॉइंट के अंदर से कितनी वेव क्या हुई है बेटा? पास हुई है। वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी बेटा? वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो हम बोल सकते हैं बेटा द नंबर ऑफ वेव, द number of wave passing through a point in 1 second। बेटा किसी पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव क्या हुई है बेटा? पास हुई है। वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बेटा मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट से लगातार 10 वेव पास होगी। 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो गई? 10 वेव पास हो गई। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 10 वेव पर सेकंड। क्या हो जाएगी बेटा? 10 वेव पर सेकंड। 100 वेव पास हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? 100 वेव पर सेकंड। 2 वेव पास होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? 2 वेव्स पर सेकंड। बात समझ में आ रही बेटा? दोबारा से सुनना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव क्या होगी बेटा? पास हो गई, उसमें से निकल गई, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब एक बात सुन लो बेटा, बेटा वेवलेंथ क्या करिए? डिस्टेंस को मेजर करेगी। अब डिस्टेंस को मेजर करेगी तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? या तो मीटर में मेजर करेगी या फिर किस में करेगी बेटा? सेंटीमीटर में मेजर करेगी बेटा। तो वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? मीटर या सेंटीमीटर। और फ्रीक्वेंसी क्या करती है बेटा? ये बताती है कितनी वेव पास हुई है कितने के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शब्द का न्यू इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है न्यू। क्या नाम है बेटा? न्यू। NU न्यू। और इसकी यूनिट होती है बेटा नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव पास हुई है बेटा? इसका मतलब वेव पर सेकंड। वेव पर सेकंड। अब वेव की यूनिट तो होती है बेटा, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा। जो आपकी वेव है 5, 10, 15, 20 ये क्या है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन पर सेकंड 1 सेकंड तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट होती है बेटा सेकंड इनवर्स। तो इसको हम बोलते हैं बेटा हर्ट्ज। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम हर्ट्ज भी बोलते हैं बेटा। HERTZ हर्ट्ज। हर्ट्ज में किसकी यूनिट होती है बेटा? आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब आता है बेटा 1 हर्ट्ज क्या होता है? बेटा जब वेव अपना 1 साइकिल पूरा करे, जब कोई वेव अपना 1 साइकिल पूरा करे तो हम उसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम 1 हर्ट्ज। अब 1 साइकिल का मतलब एक बार क्रस्ट बने और एक बार क्या बने? ट्रफ बने। एक बार क्रस्ट बने और एक बार क्या बने? ट्रफ बने। हम उसको बोलते हैं इसका 1 साइकिल क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका है। तो हम यही देखते हैं बेटा कि इस एक पॉइंट के अंदर से कितने बार क्रस्ट और ट्रफ यहां से क्या होगा बेटा? पास हुए, उसकी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बेटा। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है बेटा? इट इज द यूनिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल। हर्ट्ज बेटा साइकिल की काउंटिंग करता है बेटा। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 साइकिल कंप्लीट हुआ है। 2 हर्ट्ज का मतलब 2 साइकिल कंप्लीट हुए। 3 हर्ट्ज का मतलब 3 साइकिल कंप्लीट हुए। तो इसका मतलब साइकिल क्या होता है बेटा? क्रस्ट और ट्रफ का एक साथ बनना है। एक बार क्रस्ट और फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या बन गया? ट्रफ बन गया। तो उसको हम बोलते हैं 1 साइकिल क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। एम्पलीट्यूड की हम बात करें, इसको जनरली एक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये होता है द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट
या डेप्थ की मैक्सिमम गहराई, ट्रफ की मैक्सिमम गहराई क्या कहलाती है बेटा? एम्पलीट्यूड कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है बेटा? एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट, या बोल दो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट या ट्रफ की मैक्सिमम गहराई क्या कहलाएगी बेटा? एम्पलीट्यूड कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी वो? उसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। वेलोसिटी का तो सबको पता है बेटा। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। c के द्वारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन ए सेकंड। एक सेकंड के अंदर वेव ने कितनी दूरी तय की बेटा? द मैक्सिमम द डिस्टेंस ट्रेवल by a wave in 1 second। वेव के द्वारा एक सेकंड में कितनी दूरी तय की है बेटा? उसकी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी बेटा। और इसको किसके द्वारा लिखा जाएगा बेटा? c के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बेटा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है बेटा? ये न्यू बार के द्वारा। तो ये होगा बेटा आपका न्यू और ये होगा बेटा बार। तो न्यू बार इज नोन एज वेव नंबर और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है बेटा लैम्डा। तो लैम्डा का क्या होगा बेटा? ये रेसिप्रोकल, जो क्या कहलाएगा बेटा? आपका वेव नंबर कहलाएगा बेटा। ये थी बेटा आपकी ईएम वेव से रिलेटेड कुछ सिंपल डेफिनेशंस। और इन्हीं डेफिनेशंस का इस्तेमाल हम क्या करेंगे बेटा? अपने यूनिट के अंदर आगे चलकर यूज करेंगे। एक रिलेशनशिप आती है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, velocity, wavelength and wave number। एक रिलेशनशिप है बेटा किन किन के बीच में? फ्रीक्वेंसी के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, वेवलेंथ के बीच में और वेव नंबर के बीच में। और ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है बेटा। और ये रिलेशनशिप आपकी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। बेटा ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा ये रिलेशनशिप कहां से? इससे मतलब नहीं है। रिलेशनशिप क्या है बेटा कि न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। न्यू कौन बेटा? आपकी फ्रीक्वेंसी है। c कौन बेटा? आपकी वेलोसिटी है। और लैम्डा कौन बेटा? आपकी वेवलेंथ है। तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। एक तो रिलेशनशिप होती है बेटा ये। और सेकंड रिलेशनशिप क्या है बेटा? वो देखिएगा कि न्यू इज इक्वल टू c इनटू 1 बाय लैम्डा। लिख दूं? गलत तो नहीं है अभी? एज इट इज हो गया। अब 1 बाय लैम्डा क्या कहलाता है बेटा? 1 बाय लैम्डा इज नोन एज वेव नंबर। 1 बाय लैम्डा किसके नाम से जाना जाता है बेटा? वो वेव नंबर के रूप में जाना जाता है। तो सेकंड रिलेशनशिप क्या बन जाएगी बेटा? न्यू इज इक्वल टू c इनटू न्यू बार। ये सेकंड रिलेशनशिप बन जाएगी बेटा। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है बेटा। किन किन के बीच की रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है बेटा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में। और ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में बेटा? फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेलोसिटी के बीच में। फिलहाल आप इतनी याद रखो बेटा इस वीडियो के अंदर इतने बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस रिलेशनशिप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे बेटा हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है स्पेक्ट्रा को लेकर उसको भी आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतने बेटा। थैंक यू।